आप सभी के फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो 2018 में हुआ था उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। यानी कि पार्ट 1 में जो है हम लोग फिजिक्स को कवर कर चुके थे। यानी कि फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2018 एंट्रेंस एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को पूरे फुल डिस्कशन के साथ हम लोग देख चुके हैं। ओके, लेकिन ये जो वीडियो है आपका केमिस्ट्री का है। यानी कि इसमें 30 नंबर का 30 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का, उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन जो है ITI 2018 में जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है। तो परमाणु भार जब बढ़ेगा तो क्षार धातुओं का गलनांक जो होता है दोस्तों वो घटता है। क्या होता है? वो घटता है। आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं, या आवर्त सारणी मेंडलीव का आवर्त सारणी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि जब परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ता है वर्ग में जब परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह जो है क्षार धातुओं का गलनांक जो है कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका घटता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन आप इसी पर देख पा रहे होंगे। तो क्या बोल रहा है कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है। तो परमाणु संख्या 55 वाले तत्व को बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको इसका जो है 55 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। यानी जिसका परमाणु संख्या 55 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि ये जो है ए में ब्लॉक में आ रहा है या पी ब्लॉक में आ रहा है या डी ब्लॉक में आ रहा है। तो जब आप इसका 50 का इस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 इसी तरह जो है आप कीजिएगा तो 55वां तक लेके जाइएगा। तो 55वां तक आपका एस ब्लॉक में ये इन करेगा, यानी कि एस ब्लॉक में आएगा। तो इस तरह जो है आपका एस ब्लॉक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाईलाइट अयस्क का उदाहरण है। तो हाईलाइट अयस्क का उदाहरण ऑप्शन दे रखा हुआ है। ए नंबर गैलेना, ये नहीं होगा। 2 नंबर बक्साइट, 3 नंबर सिनेबार और 4 नंबर क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्रायोलाइट जो अयस्क है ये हाईलाइट में आते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका क्रायोलाइट जो है सही उत्तर होगा। इसी को आपको एग्जाम में आंसर पिक करना होगा। ओके, उस तरह आप 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध है। तो दूध क्या है। तो दूध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जल में परिक्षिप्त वसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। जल में परिक्षिप्त वसा जो है दूध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन इसकी पे बोल रहा है कि निम्न में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। तो हाइड्रोजन बंध वो भी द्रवित अवस्था में किसका नहीं होता है। तो वो आपका बेंजीन का नहीं होता है। और बेंजीन का जो है आपका सूत्र क्या होता है, इसको आपको याद रखना होगा। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। तो ये जो है आपका इसका द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। ओके, तो इस तरह बेंजीन ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संकरण होता है, संकरण में होता है। तो संकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का योग, बी नंबर परमाणु कक्षकों का योग, सी नंबर इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन और डी नंबर बोल रहा है कि कक्षकों का विघटन। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा परमाणु कक्षकों का योग। तो परमाणु कक्षकों का योग जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको आपको याद रखना होगा।
37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ऑप्शन बी नंबर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जब, जैसे मान लीजिए कि सहसंयोजक बंधन किस प्रकार बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन उसको देता है और वो आपका ना इलेक्ट्रॉन उसको देता है, तो ये साझेदारी कहलाता है और इसी साझेदारी के कारण सहसंयोजक बंधन बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो है आपका सहसंयोजक बंधन बनता है। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है कि धातु M के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो इसका नाइट्रेट का जो सूत्र होगा वो आपका MnO3 का होल थ्राइज होगा। क्या होगा, MnO3 का होल थ्राइज। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। इसी को आपको आंसर पिक करना होगा। तो यहाँ पे इसका जो है आपका MnO यानी कि M का जो है आपका नाइट्रेट पूछे तो MnO3 का होल थ्राइज हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परमाणु के एक नाभिक कण यानी कि प्रोटॉन जो है की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे प्रोटॉन की खोज आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज करने का एक ट्रिक होता है। खोज करने वाले जो है आपका वैज्ञानिकों को याद करने की एक ट्रिक होता है, इट पग नच। इसको याद रखिएगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन यानी कि थॉमसन बोल सकते हैं, थॉमसन। और पी फॉर फोटोन, यहाँ पे पी पग यानी कि पी फॉर फोटोन। इसका वैज्ञानिक कौन होगा, गोल्डस्टीन। गौ पर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। इस तरह आपको इस तरह याद रखना होगा, गोल्डस्टीन। और नौ फॉर न्यूट्रॉन, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और चौ फॉर चैडविक, जेम्स चैडविक वही। तो यहाँ पे आपसे प्रोटॉन का पूछ रहा है, तो प्रोटॉन का खोज करता कौन है आपका, यहाँ पे गोल्डस्टीन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गोल्डस्टीन है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आपका चैडविक दिया हुआ है, जे थॉमसन दिया हुआ है, रदरफोर्ड दिया हुआ है और न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1911 में जो है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों मिलकर जो है प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड दोनों मिलकर प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन जो है रदरफोर्ड जो है 1921 ईस्वी में, 1911 में दोनों मिलकर खोज किया था, लेकिन 1921 ईस्वी में आपका इसका नामकरण रदरफोर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे यदि आपको प्रोटॉन करके आए और यदि इसमें से कोई भी दो में से यानी कि रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों में से कोई भी एक दिया रहे तो आप उसको फिर उसको पिक कर सकते हैं। उसका जो है आपको उसको राइट आंसर के रूप में बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे गोल्डस्टीन दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन सही होगा और रदरफोर्ड दिया रहेगा तो रदरफोर्ड सही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर 1911 ईस्वी में इस प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन नामकरण किसने किया था, आपका रदरफोर्ड ने 1921 ईस्वी में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। किसको छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे यदि आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हाइड्रोजन भी दिया हुआ है। हाइड्रोजन में जो है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, हाइड्रोजन 1 नंबर का है और इसका जो है आपका भार कितना होता है, 1.008 करके इस तरह होता है। यानी कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है एक एक होते हैं, लगभग में एक एक होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक दोनों लगभग में होते हैं, तो जब एक एक यही दोनों हो गए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा तो नहीं होगा। यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। तो किसके मुक्त होने के कारण होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। विरंजक चूर्ण जहां भी आए तो आप वहां पे क्या मारिएगा, क्लोरीन, यानी क्लोरीन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके,
42 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्स गैस में मुख्यतः होती है। तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? CH4। इसे आप क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। और इसे आप क्या क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस। तो इसको आप याद रखिएगा, मीथेन जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्कोहल और अम्ल के बीच अभिक्रिया जो है आपका 10th क्लास में ही पढ़ना है, यह जो है आपका एस्टरीकरण कहलाता है, एस्टरीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर बोल रहा है सिरके में उपस्थित अम्ल होता है। तो सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक, एसिटिक। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ओके, और यही फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है CH3COOH, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, सिरके में उपस्थित अम्ल क्या होता है? एसिटिक, और एसिटिक का फॉर्मूला CH3COOH। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि ए बी सी तथा डी विलयनों में पीएच मान लगभग क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन है, यानी कि आपका 4 गो है, 4 गो विलयन दिया दे रखा हुआ है। और इसमें जो है इस सब का पीएच मान भी दे रखा हुआ है। एगो का 11 है, इसका आपका 9.5 है, इसका 3.5 है, और इसका 6.5 है। इसमें बोल रहा है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा। तो क्षारीय सबसे अधिक कौन होता है? आप पीएच स्केल देखे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना जी, यहाँ पे पीएच स्केल देखे होंगे। तो 1 से यहाँ पे 0 से 14 तक अंकित होता है, 0 से 14 अंक तक अंकित होता है। इसमें 7 यहाँ पे रहता है। 7 के इधर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अम्ल, यानी कि एसिड होते हैं, एसिड होते हैं। ओके, ACID, हाँ एसिड। ओके, और 7 के बाहर जो होता है वो आपका क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होते हैं, क्षार होते हैं। और ये जो है आपका बेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। और यहाँ पे अम्लीय, अधिक अम्लीय जो की बात आएगी कि प्रबल अम्लीय किधर होता है? तो प्रबल अम्लीय जो सबसे इधर रहेंगे, यानी कि 0 के पास जो भी रहेगा वो सबसे प्रबल होगा, और 7 के नज़दीक जो भी होगा वो सबसे दुर्बल होगा। उसी तरह यहाँ पे क्षारीय में बोले कि प्रबल क्षारीय, यानी कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो सबसे अधिक 14 के पास जो होगा वो सबसे अधिक क्षारीय, और 7 के पास जो होगा वो सबसे कम। तो इधर कम कम, इधर अधिक अधिक। ओके, तो इस तरह आपको याद रखना है। सबसे क्षारीय तो 14 के पास जो होगा वही होगा। तो सब 14 के पास कौन है? 11, 9.5, 3.5, 6.5। इसमें कौन है? 11 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 11 और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है क्या कि किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं, यानी कि H+ आयन होते हैं। क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। और यदि आपका क्षार में पूछे तो क्षार में क्या होते हैं? OH- होते हैं। ओके, ये निगेटिव ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक होते हैं। ये त्यागते हैं और वो आपका ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन प्लस में जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में प्रबलतम क्षार है। तो इसमें चॉइस करना है कि CaOH का होल ट्वाइस ये प्रबलतम क्षार है, या NaOH है, या MgOH है, या फिर NH4OH है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अत्यधिक प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻12 मोल लीटर है। तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो इस बिलियन जब 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस बिलियन का पीएच मान जो है आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। ओके, तो यदि दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि फिटकिरी का अणुसूत्र क्या है। तो फिटकिरी का अणुसूत्र जो होता है वो आपका K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह जो है कुछ ऐसे सिंदूर का, फिटकिरी का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके यौगिक होते हैं उन सब का जो है रासायनिक सूत्र याद रखना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस ऐसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो 50 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये आपको इसमें से चूज करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बोल रहा है क्या कि जल के उबलने से जलवाष्प का निर्माण करना। तो जल के उबलने से जलवाष्प का निर्माण करना, तो जब जलवाष्प निर्माण हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर एक जगह संघनित होगा और फिर वो क्या होगा, वाटर के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है आपका सही उत्तर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर बोल रहा है कि बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होना। तो बर्फ पिघलेगा तो जल प्राप्त होगा, तो फिर जल से तो आप बर्फ में के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चेंज हो रहा है, तो ये जो है ये भी सही उत्तर नहीं होगा। ये भी जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। और सी नंबर ऑप्शन जो है बोल रहा है कि जल में नमक का घुलना। तो जल में नमक का घुलना, जल में नमक घुल गया फिर उसको जो है आपका ये कीजिएगा, सुखाइएगा वगैरह या पानी को वो कीजिएगा, मतलब वाष्पीकृत कीजिएगा, तो वो जो है नमक क्या होगा और तली में चिपक जाएगा, यानी कि नमक के रूप में थोड़ा सा तो फिर बचेगा ना जी। तो यानी कि ये भी चेंजेबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। और यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कि नहीं कौन है। तो यहाँ पे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, यानी कि एलपीजी जब आप जला लीजिएगा, खाना बना लीजिएगा उससे, तो वो फिर आप उसको एलपीजी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही सर्वाधिक जो है कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि आवर्त 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आवर्त सेकेंड ए के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सेकेंड ए के तत्व जो है आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही उत्तर एग्जाम में पिक करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या निम्नांकित में से प्रारूपिक तत्व है। प्रारूपिक तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा 53 का ए नंबर होगा। सोडियम जो है प्रारूपिक तत्व है, इसको आपको याद रखना होगा। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया दे रखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al और बनाता क्या है Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। तो आप देख पा रहे होंगे समीकरण में कि जो है ये Fe2, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, Fe2O3 प्लस 2Al है और ये बना क्या रहा है Al2O3 प्लस में 2Fe, यही नहीं बना रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका ये अलग हो गया कि नहीं, Fe2O3, और ये जो है Al से चिपक गया, यानी कि प्रतिस्थापित हो जा रहा है, यानी कि ये जो है हट जा रहा है O से यहाँ पे, और ये जो है आपका F से यहाँ पे हट जा रहा है और इसमें चिपक जा रहा है। तो ये जो है आपका प्रतिस्थापित हो रहा है, यानी कि प्रतिस्थापन की जो है आपका अभिक्रिया होता है उस तरह की इसमें घटना हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर पिक करना है। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है। तो कॉपर पाइराइड का सूत्र जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CuFeS2, ये कॉपर पाइराइड का सूत्र है। तो इसको आपको याद रखना होगा। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अधिकतर। ओके, तो इस तरह आपको याद रखना होगा, सभी IAS जो है उसको याद रखना होगा। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो अमोनिया को दोस्तों शुष्क करने के लिए CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। ओके, अगले क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। 57 बोल रहा है क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड क्लोराइड बनाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अम्ल तथा 52 नंबर बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। तो इसमें ऑप्शन दी रखा हुआ है, एक नाइट्रोजन, 2 नंबर बी में आपका ऑक्सीजन, सी नंबर में सल्फर दे रखा हुआ है और डी नंबर में सोडियम दे रखा हुआ है। तो सोडियम जो है आपका सही उत्तर होगा। सोडियम एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन जो है बी एक गैस है
और जो है सल्फर जो है एक अधातु है। तो यहाँ पे आपको धातु बोल रहा है तो धातु सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ओके, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे मान लो कि HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराना है तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या बनाएगा? आपका H2 बनाएगा। तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या होता है डिफिनेशन कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करें तो यदि लवण का निर्माण हो तो ये लवण जो है NaCl के रूप में प्राप्त हुआ, तो ये लवण का यदि निर्माण हो और लवण के साथ जल का भी निर्माण हो तो वो अभिक्रिया जो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उदासीनीकरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ओके, लास्ट नंबर आज के इस सेशन का और 16 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल का मिश्र धातु का नाम बताना है कि पीतल आखिर जो है आपका किस प्रकार किस से मिलने से बनता है। तो पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता से मिलने से बनता है, यानी कॉपर और जिंक को जब मिलाया जाता है तब जो है आपका पीतल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन शायद यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के है थोड़ा सा अच्छा लगा होंगे। यदि इसमें कोई आप हमसे गलती वगैरह हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये थोड़ा सा जल्दी हमने बताने का प्रयास किया क्योंकि जो है ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ये जो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होते हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन को हम लोग को याद करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ओके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए और घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।